of the tin that contains 5.95 ग्राम ऑफ tin। क्या मतलब इस बात का? एक हमारे पास सैंपल है जो कि टोटल जिसका मास हमारे पास क्या है 9.50 ग्राम, एक सैंपल है, ठीक है, एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड के अंदर ये कह रहे हैं क्लोराइड ऑफ टिन। अब टिन, क्लोराइड ऑफ टिन, ये जो आइड आ रहा है ना, क्लोराइड, आइड का मतलब ये है कि बेसिकली क्लोराइड जो है ना, हमारे पास क्लोरीन के तीन फॉर्म होते हैं। एक होता है क्लोरीन, क्लोरीन एलिमेंट, एक होता है क्लोराइड, और एक होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि डायटोमिक फॉर्म की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है Cl2। क्लोराइड का मतलब ये है कि ये आयनिक कंपाउंड है। दिस इज मेकिंग द आयनिक कंपाउंड। आइड, आइड आखिर में आ रहा है, ये एनाइन बना रहा है, आयनिक कंपाउंड। और क्लोरीन एलिमेंट मतलब ये कि सिंपल क्लोरीन है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये इसमें कौन है, क्लोरीन है, क्लोराइड है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्या मतलब है? ये क्लोराइड का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Cl के साथ कोई तुम्हारे पास मेटल लगा हुआ है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। आयनिक कंपाउंड कब आते हैं? जब हमारे पास नॉन मेटल के साथ मेटल लगा हुआ हो, और जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो, नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। तो बेसिकली हमारे पास टिन इधर क्या है? टिन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका सिंबल क्या होता है? Sn। ठीक है, ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है। इस पूरे कंपाउंड का कह रहे हैं कि इस ये पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड का जो मास है वो क्या बता रहे हैं? 9.50 ग्राम्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें, अब हमें ये नहीं पता कि इसमें टिन का कितना मास है, क्लोराइड का कितना मास है, बट इन्होंने इतना बताया हुआ है कि हमारे पास जो टिन का मास है वो हमारे पास क्या है? 5.95 ग्राम ऑफ टिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9.50 टोटल मास है और टोटल कंपाउंड का मास है, उसमें टिन का मास अगर हमें पता है जो कि 5.95 ग्राम है, तो क्लोराइड का मास क्या होना चाहिए फातिमा? इसको माइनस करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि 9.50 को माइनस कर दो के 5.95 में से, तो क्या आंसर आना चाहिए? कैलकुलेटर सामने रखिएगा फैजान। फैजान बेटा बताइएगा आंसर क्या आना चाहिए? सर 3.55। 3.55। यानी कि टोटल कंपाउंड का मास हमारे पास क्या था? 9.50 ग्राम था, जिसमें एग्जामिनर ने पहले से बोल दिया कि 10 का मास उन्होंने बता दिया 5.95 था, जो कि हमें पता था। ठीक है, तो अगर मैं टोटल में से 10 का मास माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग किसका आ जाएगा? क्लोराइड का आ जाएगा, दैट इज 3.55 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हम लोग जी। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर हमारे पास सवाल में मास दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले मोल्स निकालने होते हैं। मोल्स के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये सब चीजें रिवाइज करवा दूंगा दोबारा से। सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जाते हैं किसके पर? एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद अगर हमें एग्जामिनर बोले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ आते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब निकलता है? कि जब हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब ये सारा इसी सीक्वेंस से होता है। अब हमारे पास मास दिया हुआ है, हमें मास पता है 10 का, क्या है हमारे पास? 5.95 ग्राम है। क्लोराइड का मास क्या है हमें दिया हुआ है, जो हमने माइनस करके निकाल लिया, डेट इज 3.55 ग्राम। सबसे पहला काम क्या है? मोल्स निकालने हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर अमाउंट। मास का मतलब होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एटम भी हो सकता है, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मास हमें पता होगा, उसको हम लोग मास डिवाइड करेंगे, एमआर से डिवाइड करेंगे। फातिमा बेटा पीरियड टेबल में जरा देखना कि 10 जो है Sn,
इसका MR क्या है, जरा चेक करिएगा। Okay. फैजान आप भी देख के बता दो बेटे। ओके सर। और क्लोराइड का बताइएगा कि क्लोरीन का हमारे पास, यानी कि क्लोराइड का कितना होता है। 35.5। वेरी गुड। सर 10 one का was होता है 118.7। दोबारा बताइएगा बेटा। 118.71। 118.7 10 का बता रहे हो, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना होगा, ये एटॉमिक मास बता रहे हो, जी सर। ठीक है। अच्छा अब आप लोग क्या करोगे फातिमा, इसको जरा डिवाइड करो, 5.95 को डिवाइड करो 118.7 से डिवाइड करें, एंड क्लोराइड को भी जरा डिवाइड करें। फैजान आप भी करें, ये बताएं मुझे जवाब क्या आ रहा है। पहले ओके वाले सर। का 0.050. 0.050 आ रहा है, राइट। Yeah. एंड व्हाट अबाउट दिस वन। मैं बोलूं? जी जी जी, 0.1. 0.1 आ रहा है, ठीक है। फैजान व्हाट अबाउट यू, यही सेम आंसर आ रहा है, जी सर। ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आपने मोल्स निकाल लिए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशो। इसका काम कैसे कैसे निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशो को कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग क्या करोगे कि इन दोनों में से देखो कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। 0.05 Uh, सबसे छोटा है या 10. 0.1 छोटा है। 10. 0.05, right? 0.05. Yes, Yeah. 0.05 is the smaller one, right, as compared to 0.1, right? अब जी. आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है ना, तो आप इन दोनों के डिनोमिनेटर में रख दोगे और डिवाइड कर दोगे। बेटा आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। इसका 1 आ रहा होगा, राइट। दूसरे का 2 है. 1/1 to 2. ठीक है, ओके, ऑलराइट। 1:2, राइट, ऐसे ही फैजान। Yeah. जी. ठीक है, जी सर। तो अब आप देखें, ये आपने क्या करा, आपने बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। सिंपलेस्ट रेशियो के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला अब आपके पास आ जाएगा। आपके पास ये 1 किसका है, Fn का है, और ये 2 किसका है, Cl का है। तो द फॉर्मूला विल बी FnCl2, राइट। इज दैट क्लियर। Yeah. सो दिस इज एम्पिरिकल जी. फॉर्मूला, ठीक है। ये इस प्रॉपर तरीके से होगा। अच्छा लेट से सुनिएगा गौर से। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन में, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन में मासेस की जगह अगर आपके पास परसेंटेजेस दिए हुए हो, लाइक सपोज कर अगर आपके पास इस तरह से दिया हुआ होता है, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आई विल टेल यू। ओके, ये आप जरा देख सकती हैं यहाँ पर, ये एमसीक्यू से देखिएगा सारे बच्चे। द कंपाउंड कंटेन 40% of the carbon, 6.7% of hydrogen, 53.3% of oxygen by mass. The relative molecular mass of the compound is between 55 and 65. Calculate यानी कि what is the molecular formula of the compound. अब इस सवाल में आपके पास परसेंटेजेस दी हुई हैं और आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का, ठीक है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। तो आप जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, सबसे पहली चीज क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले आप लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो अनटिल एंड अनलेस अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल देते। मैंने आप लोग को एक बात और कही थी कि अगर आपके पास सवाल में मासेस दिए हुए हो या तो आपके पास परसेंटेजेस दी हुई हो, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन है सारी, बाय मास है सारी।
या तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपके पास दी हुई हो, तब भी आप दोनों को सेम तरीके से निकालोगे मोल्स इसी तरह। अगर सपोज करो, मैं आपको जरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये 40% कार्बन कार्बन है ना, इसको जरा निकालते हैं। अब आप पहले एक काम करें, 40 प्लस 6.7 प्लस 53.3 प्लस करिएगा, क्या आंसर आ रहा है? ये सही तीनों को जरा प्लस करें, 100 आंसर क्या आ रहा है? 100 100 आ रहा है। आप पता है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, पेपर में कभी कभार आप लोगों के साथ क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लेट से अगर आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी हुई, फातिमा आप भी सुनना, अगर आपके पास जी ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ 40% कार्बन दिया हुआ है, 6.7% हाइड्रोजन दिया हुआ है, और अगर आप लोग आपसे कहते हैं कि भाई आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो जिसमें आपके पास कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, यानी कि कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी हुई, तो फिर आप क्या करोगे? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, क्या करना पड़ेगा? से माइनस करके निकालेंगे परसेंटेज। हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है ना, उन दोनों को जरा प्लस करें। 40% प्लस 6.7, क्या आंसर आएगा? 46% आ रहा है। अब आप लोग क्या करोगे कि 46.7 इसको 100 में से माइनस करो, जो रिमेनिंग होगा वो किसकी परसेंटेज होगी गाइस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होगी। तो मैं आपको एक चीज कंफर्म करके बता देता हूँ, ये याद रखिएगा, कभी कभार आपके पास एग्जाम में क्या होता है, अभी तो ये देखें ऑक्सीजन की परसेंटेज तो आपके पास एग्जामिनर ने दी हुई है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो आपको परसेंटेज एक की अगर नहीं दे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, ये सारी परसेंटेज की बात कर, मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग क्या करोगे, सारी परसेंटेज जो है ना, आप इन जितनी दी हुई होंगी सबको आप सम करोगे, उसमें उसमें से फिर आप 100 में से माइनस करोगे, तो जिसकी नहीं दी हुई होगी तो वो जो माइनस करके आएगी वो उसी की होगी जिसकी नहीं दी हुई। मेरी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? बेटा आपको मेरी बात समझ में आ सर गई है? मुझे समझ नहीं आई। आगे सर। आपको नहीं आई समझ में, मैं आपको बता देता हूँ। देखो नहीं। फातिमा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपसे सिर्फ ये चीज कह रहा हूं कि अगर आपसे मैं ये कहता हूं, अब अभी आपने क्या किया कि 40%, 6.7 और 53%, 53.3% को तीनों को अगर आप सम करते हो तो क्या बनता है? 100। 100 बनता है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी तो देखिए जी सवाल में क्या है, अभी तो आपको इसकी परसेंटेज दी हुई है, इसकी परसेंटेज दी हुई है, ऑक्सीजन की दी हुई है, ठीक है। तो मैं या आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से होता, 40% आपको कार्बन दिया हुआ होता, 6.7% आपको हाइड्रोजन दिया हुआ होता, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी हुई होती या और आपसे कहते कि ऑक्सीजन की परसेंटेज एम्पिरिकल फॉर्मूला में यूज कीजिए, तो फिर आप क्या करती? फिर आप कुछ भी नहीं करती, जो परसेंटेज कार्बन की और हाइड्रोजन की दी हुई होती ना, उसको आप जी 100 से माइनस करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ओके। आप मेरी बात को समझ गए? या ये चीज मैं ऑक्सीजन आपसे की 53। ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में कभी कभार इस तरह से होता है, अपने पास ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ओके पेपर, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपके पास पेपर्स जी करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ताकि आपको बस सब चीजों की आसानियां हो, किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे ये मैं चीज आपसे बता रहा हूँ, या मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा कि अगर जैसे कि अभी मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको दूसरे सवाल से निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा कि परसेंटेज या तो पे अगर अगर जैसे कि 40 ग्राम लिखा हुआ हो, या 6.7 ग्राम लिखा हुआ हो, या 53.3 ग्राम लिखा हुआ हो, या तो ग्राम लिखा हुआ हो या परसेंटेज लिखी हुई हो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप मेरी बात को समझ गए? या ठीक है, तो ये चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है जी बेटा। अच्छा, अब जरा आ ओके जाते हैं, मैं आपको इस सवाल ये वाला करवा रहा हूँ, क्या नाम है,
जो है फातिमा, ये जरा सवाल देख लो, ये आपको मैं सवाल करवा रहा हूँ। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बल्कि ये वाला सवाल कर लेते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं। Okay. अच्छा, so the question is saying a 40.5 gram sample of chloride of sulfur contains 21.3 grams of chlorine। यानी कि क्या कह रहे हैं, एक कंपाउंड है जिसका टोटल मास क्या है, 40.5 ग्राम सैंपल है, जी। राइट। जो कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है, क्लोराइड ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर क्लोराइड कोई कंपाउंड है जिसका टोटल मास हमारे Yeah. पास क्या है, 40.5 ग्राम है, जिसमें से इन्होंने बता दिया है कि 21.3 ग्राम किसका है जनाब, क्लोरीन है। So 20, 40 तो minus 20. 40.5 में से अगर आप क्लोरीन के मास को माइनस कर दोगे तो आपके पास किसका मास आ जाएगा, सल्फर का आ जाएगा। Yeah. ठीक है, माइनस कीजिए, 19.2 gram. 19.2 grams. So that is the mass of the sulfur, right? So now what you have to do is the mass of the Mole? sulfur is 19.2 grams ratio. Chlorine, the mass that is already given in the question, that is 21.3 grams. Now what you have to do is when the mass is given in the question, you have to find out the moles. Mole? So you have to divide both the masses with their relevant atomic masses. So sulfur atomic mass, बताइए बेटा। 32.606. 32, round off it is 32, right? 0.06. Yes. Okay. Okay. So chlorine 35.5, right? 35. So now you Yeah. have to divide it. What will you get the answer? Please tell me. 0.599 So for that is sulfur. 0.555. 599. 599. Okay. And what about the chlorine? Or chlorine 0.601. 0.601. Okay. Now what you have to do is you have to find out the simplest ratio. Okay. इसमें सबसे So छोटा नंबर क्या है? 0.599. Okay. Divide it with the both. 1. Okay. What do you look at the answer? This is a 1. And what about this? ये भी 1 है. ये भी 1 है. So what is the empirical formula? 1 SCl. That is SCl, because 1 is the sulfur, chlorine is also 1. तो for Yeah. याद रखिएगा कि हम लोग सबस्क्रिप्ट में अगर 1 होता है ना, जैसे कि 1 है, Cl 1 है, तो हम लोग 1 को लिखते नहीं है, हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली। Yeah, okay. ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अच्छा। Yeah. अब आपके पास क्या देखें, नाउ what you have to do is after the empirical formula you will be finding out the molecular formula. But for the molecular formula, what is the formula to find out the molecular formula is, ये आपको दिखा देता हूं कि molecular formula is equal to empirical formula multiply by n. Now the question is there, what is n? n क्या है? अब मैं आपको बता देता हूं n का फॉर्मूला क्या होता है, ये जरा देख लीजिए। n इज इक्वल टू mr ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय mr ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी आपको मैं बता देता हूं क्या मतलब इस बात का। ये देखें, आपके पास सवाल में क्या लिखा हुआ है कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस क्लोराइड ऑफ द सल्फर, यानी कि जो कंपाउंड आप बना रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप डिड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, करोगे, उसका ऑलरेडी इन्होंने मॉलिक्यूलर मास सवाल में दे दिया है, जो कि क्या है, 135 है। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बनाओगे उसका ऑलरेडी इन्होंने मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे निकालोगे,
ये क्या लिखा हुआ है, MR ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि आपके पास सवाल में क्या है 135, molar mass. ठीक है, Yeah. डिवाइडेड बाय MR ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने ये निकाला था, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला था ना, जी. इसका आप MR कैलकुलेट कीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, कैसे करेंगे आप? सल्फर का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, 32 है। इनका एटॉमिक मास ऐड करेंगे. जी 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 जी। हाँ, okay. याद रखना कि जो अभी मैं आपको 67. एक चीज करवा दूंगा, जो मॉलिक्यूलर, अगर याद रखिएगा कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, तो आप क्या करते हो कि एटॉमिक मासेस जो उस कंपाउंड में मौजूद है उनका क्या करोगे, सम करोगे, जिससे आपको क्या मिल Okay, जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा 67.51. 67.5। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 67.5 से, आंसर क्या आएगा बेटे बताइए? 2. 2 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसकी जगह, इस n की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, और एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करें, HCl मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास क्या है 2 आया है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप क्या करोगे, अब मुझे एक बात बताएं, 2 मल्टीप्लाई बाय HCl, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पर क्या है, सब्सक्रिप्ट में 1 मौजूद है ना, तो 1 टाइम्स 2 क्या होता है, जी. 2 होता है ना। क्या 2. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Yeah. कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं. ठीक है, जैसे कि अगर सल्फर यहाँ पर, क्लोराइड. जैसे अगर यहाँ पर CH4 लिखा हुआ है, और अगर मैं आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये दोनों हमारे पास जो एटम्स हैं उनके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, C2H8 हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये इसको इस तरह से हम लोग करते हैं, Yeah. ठीक है, एनी मसला? जी. नहीं, मुझे समझ आई. ठीक है, गुड। अच्छा, ये बेटा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा फातिमा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम Okay. हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट सुन ले, ट्विस्ट क्या है, ये इधर इधर देखिएगा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर कुछ लिखी हुई है। फैजान बेटा अभी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। फैजान अभी देर, जी सर। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास, फातिमा ये भी देख लें, अगर लेट से, अगर फॉर जी. एग्जाम्पल अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि जब आप सिंपलेस्ट रेशो लेते हो, ये देख लो, जब आप सिंपलेस्ट रेशो लेते हो, सिंपलेस्ट रेशो लेने के बाद, यानी कि इस जगह पे, ये देखें ये वाली जगह, इस जगह पे, यानी कि दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू आपके पास डेसिमल में आ जाती है, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह से आती है, 1 की जगह 1.5 आ जाए और 2 की जगह 2.5 आ जाए, तो क्या आप एम्पिरिकल फॉर्मूला ये लिखोगी? Is this correct? No. No. So keep that in mind। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर क्या हम लोग इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि अगर यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है तो मैं तो इसको 2 कर दूं, 2.5 लेकर उसको 3 कर दूं, यही आप लोग सोचोगे दिमाग में? नहीं, यहां पर हम लोग इस जगह पे अगर कोई वैल्यू डेसिमल में इस तरह से लिखी हुई है 0.5 या 0.33 या 0.34, 0.67 या 0.66, 0.25 या 0.75 या 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, अगर इस तरह की वैल्यूज अगर आपके पास लिखी हुई है तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, इसको आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। मैं आपको करवा देता हूं, मेरा क्या मतलब है बताने का, मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरा मतलब क्या है, अगर लेट से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, मतलब क्वेश्चन आपके पास होता है, और अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आप फाइनली कैलकुलेट कर रहे हो वो आपके पास आ जाता है इस तरह से 1.33 और ये 2, यानी कि 1 की जगह आ जाए 1.33 आ जाए और ये 2 आ जाए, तो क्या आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको नहीं. क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 0.33 का फैक्टर है,
अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से इसका आंसर वो नंबर में आ जाए। किस में आ जाए? होल। होल नंबर में आ जाए। अब आप लोग एक काम करो, 1.33 को जरा मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर बताओ आंसर क्या आएगा। 0.443 होल नहीं है। 1.33 को बता रहा हूं बेटे, 1.33 को मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए। 3.99 3.99। 3.99 आ रहा है, राइट। तो मैं एक बात जी बताना चाह रहा हूं, जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके पड़ोसी को भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ स्टिचोमेट्री। मेरी बात समझ में Okay. आई या नहीं आई? Yeah. ठीक है, यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं 1.33 लिखा हुआ है, तो उसको सिर्फ इसको उठा के मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और इसको एज इट इज 2 लिख दिया, ना 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 ना, ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके पड़ोसी को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये नहीं आ रही है? आ रही है सर। जी। ठीक है, चले। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये बताएं कि आप अगर यहाँ पर 3.99 आ रहा है, तो क्या ये राउंड ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर डायरेक्ट राउंडिंग ऑफ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर डायरेक्ट राउंडिंग ऑफ। अगर 1.98 लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दो, 2 लिख दो। अगर 3.02 लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दो, 3 कर दो। इसी तरह से 5.02 लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट 5 लिख दो। 2.99 लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दो 3 से, 3 लिख दो। मेरी बात समझ जी। में आई या नहीं आई आप लोगों को? आ गई सर समझ। ठीक है, क्लियर हो गई? तो ये चीजें जो Yeah. आप लोगों को थोड़ी सी समझनी है। अच्छा, ओके, तो अब जरा हम लोग आगे आ जाते हैं। यानी कि अब मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, जैसे कि अगर लेट से, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इसकी जगह यहाँ पर अगर आपके पास आ जाते हैं 1.25 आ जाता है और 2, तब आप क्या करोगे? सिंपल सा काम है, 0.25 या 1.25 या 2.25 या 3.25, यानी कि 0.25 जहां पर भी आ जाए तो आप इसको क्या करोगे? Multiply by 4. मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। बेटा करें जरा, क्या आंसर आ रहे हैं? 5. 5 आ रहे हैं, ओके। जी। इसको जरा करें, 8 8 आएगा। तो ये हमारे पास इंपेरिकल Oh. फॉर्मूला बच जाएगा। लेट्स से अगर आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है, तो आप क्या करोगे? SN5Cl8, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आपके पास डेसिमल में वैल्यू नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी। ठीक है, Yeah. बस ये चीज जी है। सर। ये आपके पास सबसे मुश्किल जो पेपर में सवाल आते हैं वो इस तरह के आते हैं, जो मैंने आपको करवा दिए, बता दिए। सही है, अच्छा जी। अब जरा हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चुका है। अभी मैं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूं, उसमें हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं मजीद और भी। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूलाज बता देता हूँ, फिर इसके बाद लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं। सर एक चीज पूछनी थी जी जी। सर। वो डेसिमल परसेंटेज वाला दोबारा समझा सकते हैं? अगर परसेंटेज में हो तो उसके लिए जी, कैसे करेंगे? जैसे अगर आप कह रहे हो कि परसेंटेज का कह रहे हो ना बेटे, अगर आपके जी पास जी फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 67% लिखा हुआ है कार्बन का, और आपके जी पास लिखा हुआ है 7% आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, जी तो इस तरह से लिखा हुआ है, और आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं लिखी थी, लेकिन वो आपसे जी कहते हैं कि भाई ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओ जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। जी तो आपके पास तो ऑक्सीजन की परसेंटेज तो है नहीं, आप क्या करोगे? तो आप सिंपल सा काम ये जी करोगे कि आप एक बात सोचो
अगर लेट से अगर आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज लिखी भी हो 27 लिखी भी हो, अब आप तीनों को जी। प्लस करो, क्या आंसर आएगा बताओ? 67 plus 7 plus 101। 101 हो रहे? जी। एक मिनट, बल्कि आप 26 करो, अब बताओ। अब 100 हो रहे हैं। अब 100 हो रहा है। यानी कि जब परसेंटेज लिखी हुई तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। जी। अगर आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं लिखी हुई लेकिन ऑक्सीजन का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो आप कुछ भी नहीं करो, इन दोनों की परसेंटेज को सम करो, कार्बन जी। और हाइड्रोजन को, और उसको माइनस करो 100 से। तो जी। जो रिमेनिंग होगी वो किसकी परसेंटेज होगी बेटे? ऑक्सीजन की। समझ में आई बात? जी। ये चीज मैं बताना चाह रहा था, कुछ भी नहीं। तो इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे फिर हम? इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि अगर परसेंटेज लिखी हुई 67% लिखा हुआ है ना कार्बन का, तो जी। परसेंटेज का मतलब होता है ग्राम्स ही होता है, ओ, ओके। मास ही होता है। परसेंटेज का मतलब ग्राम ही होता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके, सही है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसको जी, ठीक सेम है। कुछ भी नहीं करना, इसको मास यानी कि ग्राम्स कंसीडर करके इसका मोल्स निकाल लो। यानी कि 67% आपके पास लिखा हुआ है ना, तो इसको 67 ग्राम कंसीडर कर लो, डिवाइडेड जी। बाय 12 करो, कार्बन का एटॉमिक मास है, मोल्स निकाल लो, एंड सो ऑन। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा जी। किसी और को कोई मसला है तो बता दो। नो सर। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग काम करो।